सबसे पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे कि नाम है आप देख सकते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, मतलब होता क्या है बेसिकली। डॉक्यूमेंट्स तो आप समझते हो ना, और सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ये हमें एक तरह से प्रूफ देता है कि ये ट्रांजैक्शन घटा है, मतलब बिजनेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये वाले टॉपिक में हमें सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी खास बात क्या होती है, ठीक है। सो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो documents on the basis of which transactions are recorded in the books of account are called source documents. सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे अकाउंट्स की बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी अकाउंट्स की बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सामान बेचा गया, तो बेचा गया तो उसका रिसीट होगा, सपोज करो कैश में बेचा गया तो उसका कैश रिसीट होगा कि भाई पैसा आया, तो प्रूफ होता है। तो कंपनी ने जिसको आपने बेचा होगा ना, उसने एक रसीद काट के दिया होगा कैश और आपके पास वो स्लिप पड़ी होगी, तो आपकी जो अकाउंट्स की बुक है, जो भी आपकी कंपनी में या बिजनेस के अंदर जो भी लिखने वाला है पर्सन, वो इसको रिकॉर्ड में रखेगा। कल से कल उसको मांगा जा सकता है कि जो आपने ये पैसा मिला है कहाँ से मिला दिखाइए, तो वो ये कैश रिसीट दिखाएगा, और इसका जो कैश रिसीट का जो नंबर होता है ना, ये वहां पे लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है रिकॉर्ड्स। समझ गए? तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? दीज आर द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, इन्हीं के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए वाउचर की तरह ही होता है। हाँ, ये वाउचर ही है, इसको वाउचर भी कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर ही है। जैसे ये देखो ना, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखो कैश रिसीट है, तो कैश रिसीट का देखो एक नंबर है 1 2 3 4, जैसे इस तरह से नंबर रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगा, किससे पैसा आपको मिला है उसका नाम रहेगा, पेमेंट रिसीव्ड किससे हुआ है, कैश से हुआ है, चेक से हुआ है, या कोई और फॉर्म है उससे, और कितना पैसा अभी बकाया रह गया है, यानी कि अमाउंट अभी ड्यू कितना है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि मिलना था 80,000, मिले सिर्फ 50,000, तो 30,000 आउटस्टैंडिंग उसमें दिखा देंगे अमाउंट ड्यू। तो ये इस तरह से और साइंड होता है यहाँ। तो इट इज अ प्रूफ कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, ये प्रूफ होता है, ठीक है बेटा। और ना ये ट्रांजैक्शन का ओरिजिन होता है, और इसी से ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको आ गया है, ठीक है। अब देखो सोर्स डॉक्यूमेंट, हाँ बोलो। वहाँ पे बैलेंस ड्यू था, वहाँ पे वो लिखते हैं ना कि कितने पैसे अभी और देने बाकी हैं। हाँ जी बिल्कुल, वही लिखते हैं कि अभी कितने पैसे मिलने बाकी है। ये तो कम कैश रिसीट है ना, तो मिलना है, तो कितना पैसा मिलना बाकी है ये यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आप यस। देख रहे हैं ना मार्कर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो सोर्स डॉक्यूमेंट कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश मेमो की। तो ये कैश मेमो जो होता है ना, हमेशा सेलर देता है। जब जब भी कोई सामान कैश में बेचा जाता है, तो जो सेलर है, जो सामान बेच रहा है, वो ये देता है, ठीक है। इस तरह का होता है कैश मेमो। सबका थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट मतलब ज्यादातर जो होते हैं ये इस तरह के ही होते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। तो जब कैश के अगेंस्ट में सामान बेचा जाता है, तो सेलर इसको बनाता है कैश मेमो। और काफी हद तक इस तरह का होता है, देखो क्वांटिटी कितनी है, पर्टिकुलर्स, ये सब इसमें डिटेल्स भर देता है, रेट क्या था, अमाउंट क्या था, ठीक है। तो इस तरह से वो डिटेल्स वगैरह भर देता है, चाहे वो क्वांटिटी की हो या रेट की हो या आइटम की हो या कितना अमाउंट मिला, वो सब इसमें भर देता है। तो समझ में आ गया, एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मेमो होता है, ठीक है। बस इसमें यही लिखना है आपको कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, okay, and all the transactions are recorded, like how much quantity is there, what is the price of the quantity and all, तो ये सब लिख दिया जाता है। Is it clear to everybody students? यस सर। यस सर। Okay, then the second one is invoice. अब देखो इनवॉइस होता है, इट इज, ये भी ना सेलर ही भरता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब सामान उधार बेचा जाता है, तो जो सेलर है वो इनवॉइस बिल बनाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टी है जिसने जिसको सामान बेचा गया है, ठीक है, उसका नाम लिखा जाता है, कितने, उसका नाम क्या है, कितने अमाउंट का गुड सेल हुआ है, ये भी लिखा जाता है।
और ओरिजिनल कॉपी जो है जो परचेजर है उसके पास रहती है और एविडेंस के तौर पे, और डुप्लीकेट इज रिटेन्ड एज एन एविडेंस। तो ओरिजिनल कॉपी जो है सेल्स इनवाइस परचेजर को सेंड कर दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखी जाती है प्रूफ के लिए, कि कल को अगर वो मना कर देगा तो हम उसको प्रूफ दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? कॉपी तो कैश मेमो की भी रखी जाती होगी ना। हाँ कैश वाली, देखो कैश वाले में तो आपने उसने कैश दे दिया है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अमाउंट बचा हुआ है तो तब भी जरूरी है, तो वो भी रखी जाती है और उसको भी दी, हाँ कैश वाले में भी उसको दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। अब जैसे मान लो अगर आप कोई उधार सामान खरीदते हो ना, तो आप उसको बोलोगे इनवॉइस बिल दे दो मेरे को, समझे ना। जैसे सपोज करो आप परचेजर हो, आप किसी दुकान पे गए, आपने सामान खरीद लिया 80,000 का, पैसे नहीं दिए, तो आपको वो इनवॉइस बिल देगा। इनवॉइस बिल कैसी होगी, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, कंपनी का नाम होगा जहां से आपने सामान खरीदा है, और फिर उसमें ये क्वांटिटी के नाम होंगे, यूनिट प्राइस होगा, अमाउंट होगा, मतलब काफी हद तक वैसे ही रहेगी। ठीक है, इसमें बस ये लिखा रहेगा थोड़ा अलग से, इनवॉइस बिल ऊपर लिखा रहेगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यस सर। तो हमने दो पढ़ लिए बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट। पहले हमने पढ़ा कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, हमने पढ़ा कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, तो उसमें पढ़ा कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिसके बेसिस पे अकाउंट्स की बुक में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, और ये कई तरह का हो सकता है। फिर हमने एक एक करके पढ़ना शुरू किया कौन कौन से तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सोर्स डॉक्यूमेंट में पहले नंबर पे आता है कैश मेमो। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या एक ऐसा वाउचर है जो सामान उधार ना दे के कैश वाला होता है, ये यानी कि ये सामान हम कैश दे के खरीदते हैं, ठीक है, और इसमें सारे डिटेल्स होते हैं, क्वांटिटी कितनी खरीदी, कितने की खरीदी, पूरा अमाउंट कितना मिला, कितना मिलना बाकी है, इसमें सब कुछ होता है। दूसरे नंबर पे अभी हमने पढ़ा इनवॉइस बिल। ये इसमें फर्क ये है कि इसमें जो हम सामान खरीदते हैं ये भी सेलर बनाता है, लेकिन उधार के बदले, यानी कि सेलर इस बिल को बनाता है जब कोई परचेजर उससे उधार सामान खरीदता है तब, उसमें वो उसका नाम लिख देता है, कितना सामान बेचा ये लिख देता है, और उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो परचेजर को दे देता है, और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास प्रूफ के लिए रखता है, क्योंकि कल को उसे मांगना पड़ेगा तो प्रूफ दिखा सकता है, या हो सकता है कि अगर परचेजर पैसे देने से मना कर दे तो क्लेम कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तीसरा आता है रिसीट। ठीक है, इसमें पी साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा, इसको रिसीट बोलते हैं सबको। ठीक है, कई कई लोग रिसिप्ट बोलते हैं, बट पी साइलेंट रखना है आपको। तो तीसरा है रिसीट। अब देखिए यहाँ पे जो है रिसीट क्या होता है, इट इज यूज व्हेन द कस्टमर गिव कैश टू द बिजनेस फॉर्म, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैश पेड और रिसीव्ड बाय बिजनेस। देखिए क्या होता है कि कई बार जो है कस्टमर जब बिजनेस को पैसा दे देता है तो उसके पास कुछ प्रूफ के तौर पे होना चाहिए कि भाई वो दिखा सके कि हाँ मैंने कैश पे कर दिया था, तो इसको बोलते हैं रिसीट। ठीक है, तो यूं कह सकते हो कि व्हेन द कस्टमर गिव्स कैश टू द बिजनेस, तो इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैश पेड और रिसीव्ड बाय द बिजनेस। तो बिजनेस की तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने उसको पैसा दे दिया है। जैसे सपोज करो हम बैंक जाते हैं, तो बैंक में आपने मान लो 80,000 या 1 लाख रुपए जमा किए, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने 1 लाख रुपए जमा करे। कल को बैंक मना कर दे, सपोज करो आपको नहीं पता चल रहा है, बैंक बोलेगा आपने कब 1 लाख रुपए दिए, तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए बैंक आपको एक रिसीट दे देता है कि वो चीज उसे प्राप्त हो गई है। आजकल आप देखोगे, आप जब चेक भी देते हो ना ले जाके बैंक में, तो चेक का भी रिसीट मिल जाता है, आपने देखा होगा। को कौन बच्चा गया चेक जमा कराने, कोई बच्चा गया है, किसी पेरेंट्स ने किसी के भेजा हो कि जा बेटा ये चेक जमा करके आ जाओ इस अकाउंट में? है अपनी क्लास में कोई बच्चा ऐसा? कोई भी नहीं है, घर का काम कोई नहीं करता मतलब? नो सर, नहीं? चेक पैसे निकाल ले। अच्छा पैसे निकाले किया है हैं। हाँ जी, क्या किया है किसने? सर। सर नाम तनीषा बताओ। ने देखा है। सर देखा है कि चेक जमा कैसे करवाया था बैंक में। अच्छा, तो उसमें रिसीट भी मिली थी बेटा आपको जब सर जमा कराया था आप? आपने मशीन में कराया था या वो बॉक्स में डाल दिया था? सर बॉक्स में डाला था। तो आपने एक छोटा सा फॉर्म भरा होगा ना डालने से पहले, या सीधा बॉक्स में पुट करके आ गए? नहीं सर, एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ा था, उसको अटैच करके डाला था फिर। बिल्कुल सही। और लेफ्ट साइड में जो अटैच किया था उसके लेफ्ट साइड में एक पर्ची होगी, वो फाड़ के अपने पास आपने रख लिया होगा। यस सर, दोनों सेम हाँ, सेम थी।
दोनों सेम सेम थे तो एक जो है आपने अपने पास रखा होगा वो रिसीट बन जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, कि आपने इतना पैसा का चेक जमा कराया, उसमें चेक नंबर लिखा जाता है कि इस चेक नंबर को मैंने जमा कराया। कल को अगर मान लो उसका पैसा नहीं चढ़ा आपके अकाउंट में, तो आप प्रूफ के तौर पे दिखा सकती हो कि देखो मैंने ये जमा किया था और इस बैंक का स्टैंप लगा हुआ है और मैं इस दिन आई थी और मैंने जमा किया था। तो फिर बैंक वाले उसको आगे इंक्वायरी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ गया वो, और वो चेक नंबर भी रिकॉर्ड में रहेगा। एक और तरीका आजकल आ रहा है, आजकल वो जो मशीन आती है ना, जब मशीन में आप डालेंगे ना तो वो इसकी फोटो कॉपी करके छोटी सी क्लिक दे देती है, देखा होगा कई बच्चों ने। अगर आपको बॉक्स में नहीं डालना है तो एक छोटी सी मशीन होती है ऑफिस जैसे ही, ज्यादातर बैंकों में जैसे ही आप एंटर करोगे ना वहीं पे रखी रहती है चेक चेक की, वो अपने आप उसकी फोटो कॉपी निकाल के दे देती है। और कई लोग तो उसकी फोटो खींच के फोन में रख लेते हैं, अगर मान लो उनका कैश क्रेडिट नहीं हुआ अकाउंट में तो फिर वो लोग प्रूफ के तौर पे उसको दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के रिसीट जो होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है कि आपने बिजनेस को पैसा पे कर दिया है और आपने ये ट्रांजैक्शन किया है बेसिकली। तो ये चीज का इसको हम बोलते हैं रिसीट। कोई भी प्रूफ जो आपको ये बताए कि आपने ये काम किया है उसको हम रिसीट बोलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी सर जैसे स्टूडेंट? कि पहले सर सर जैसे कि पहले इनवॉइस इशू हो गया था लेकिन बाद में हमने उसके पैसे भरे तो फिर हाँ देन हाँ, रिसिप्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। कि जैसे आपने बाद में उसके भर दिए पेमेंट तो आपको रिसीट मिल सकता है। अब आप मांग सकती हो दुकान वाले से कि रिसीट दे दो कि आपको पैसा प्राप्त हो गया है। ठीक है, वैसे वो जनरली उसी में वो भर देते हैं और उसी बिल को कंप्लीट कर देते हैं। मतलब आपको कोई ना कोई प्रूफ जरूर मिलना चाहिए, तो वही है रिसीट। इट इज अ प्रूफ दैट वी हैव गिवन मनी टू द बैंक और से टू एनी सेलर। अब देखो इसी की बात चल रही थी जो आप बता रही थी मुझे, ऐसा था ना, देखो पेन स्लिप। यस सर। देखो इसको बोलते हैं पेन स्लिप। ठीक है, ये बैंक में प्राप्त होता है बट है रिसीट ही है। इसमें क्या होता है बेटा, जब आप बैंक जाएंगे, देखो एक बैंक का मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, एक्सिस बैंक का। इस तरह का होता है, आपने अब ये स्टूडेंट ने तो देखा हुआ होगा जिसमें भरा है। ये देखिए एक लेफ्ट साइड में देख रही हो, ये यहाँ पे देखो फाड़ने के लिए बना रखा है ऐसे। अब इसमें जैसे आप ब्रांच का नाम, डेट, नेम अपना, अपना अकाउंट नंबर और अमाउंट कितने का है वर्ड्स में। और ये अब सपोज करो आपने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है ना। तो अगर आप पैसे बैंक में जमा करती हैं तो यहाँ पे आपको डेट लिखना है, ब्रांच लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, नेम लिखना है, अमाउंट कितना किया है वर्ड्स में लिख के, और यहाँ पे अमाउंट लिख सकती हो। इसी तरह से कैश कितने रुपए आपने जमा किए, कई बार कैश में हम जमा करते हैं तो रुपए में लिख देते हैं। देखो ये चेक से अलग है, इसमें रुपए में हम जैसे जमा कर रहे हैं तो मान लो 2000 की कितनी नोट है, 500 की कितनी है, 200 की कितनी है, 100 की कितनी है, ये सब भर के हम टोटल कर देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर लिख देते हैं और ये सारी डिटेल्स, ईमेल आईडी डाल देते हैं, रुपीज इन वर्ड्स, और यहाँ पे ऑफिसर को दे देते हैं जो भी वहाँ बैठा रहता है, मतलब बैंक के जो कर्मचारी हैं। तो वो क्या करते हैं, इस पे स्टैंप लगा देंगे, इस पे भी स्टैंप लगा देंगे, एक आपको फाड़ के दे देंगे, जिसको हम बोलते हैं पेन स्लिप। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पेन स्लिप। ये प्रूफ दिखाता है, ये एक ऐसा फॉर्म है जो यूज किया जाता है जब हम पैसा जमा करते हैं या चेक डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक के अंदर। ठीक है, और ये किसको मिलता है, जो जिसने डिपॉजिट किया है, जिसने पैसा जमा किया है, उसको प्रूफ के तौर पे दे दिया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ रिसीट बट इट इज अवेलेबल इन बैंक। इज इट क्लियर? पेन स्लिप समझ में आ गया बेटा? सर यहाँ हाँ, पे जो कॉलम बन रहा है उसमें क्या लिखते हैं? कौन से कॉलम? सर ये यहाँ पे एक पी कॉलम बन रहा है, पी डॉट करके, उसमें सर रुपए पैन, के साइड। रुपए की साइड में कहाँ पे बेटा, दिख नहीं रहा मुझे। अमाउंट के फर्स्ट वाले में, हाँ, अमाउंट के साइड में। नहीं दिख रहा है मुझे, एक बार फिर से समझाओ, पूरा बताओ। लिखा क्या हुआ है पैन नंबर कह अमाउंट। रही हो क्या? ये पैन नो नंबर? सर, नो सर। फिर? सर यहाँ पे एक अमाउंट लिखा हुआ है, उसके ऊपर रुपीज है और दूसरे कॉलम में पी लिखा हुआ है। अच्छा उस अच्छा, पी ये में क्या पैसे पैसे हैं, पैसे। 80,000, 40 पैसे, 50 पैसे, तो आजकल तो पैसे हो गए हैं गायब। अब यहाँ पे पैसे कौन जमा करता है, खाली रुपए ही लिखते हैं बस। ये तो ऐसे कॉलम बना रखा है क्योंकि हो सकता है कि अब कॉइन्स तो रही नहीं ना, मतलब कोई नहीं जमा करता बैंक में, अगर होगा तो यहाँ पैसे के वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, यस पैसा है सर। बेटा वो, पैसे हैं वो।
ठीक है, तो आगे बढ़े। तो हमने 4 पढ़ लिए, कौन कौन से, कौन बताएगा? सर कैश मेमो और कैश रिसिप्ट में क्या इनवॉइस डिफरेंस होता है? इनवॉइस, हाँ बिल, रिसिप्ट, ठीक, रिसीट, पे इन स्लिप। रिसीट और पे इन स्लिप, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चेक पे। अब देखो चेक है। सर हाँ सर कैश मेमो और ये रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है? बता रहा हूँ, देखो कैश मेमो जो होती है ना, ये सेलर प्रिपेयर करता है जब आप सामान कैश में दे देते हो तब। क्लियर है? जब आप कोई सामान खरीदते हो और तुरंत पैसा दे देते हो हाथों हाथ, तो वो कैश मेमो देगा आप, समझे? यस सर। सर और और रिसीट, जैसे हाँ सर जैसे हमने कुछ 80,000 का सामान था, तो हमने हाँ 40 या 50,000 उसे कैश में दे दिए और बाकी के कह दिए कि बाद में दे देंगे क्रेडिट हाँ। में, तो फिर वो कौन सा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट देता है? देखो, अगर आप रिसीट मांगते हो कि प्रूफ के तौर पे आपको रखना है, जैसे मान लो ज्यादातर जब हम स्कूल वगैरह में जमा करते हैं फीस वीस, तो हम रिसीट लेते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें रिसीट देते हैं, प्रूफ देते हैं कि आपने इन इंस्टीट्यूट में जमा करा दिया। तो जब आप स्कूल में फीस जमा करते हो तो आपने देखा होगा रिसीट मिलता है, आप मिलता है कि नहीं? जिसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट होता है, क्लास होती है, ठीक है, ईयर होता है कौन से ईयर में, और पेमेंट होता है। तो इस तरह से आपको रिसीट मिल जाती है, कितना पैसा आपने जमा कर दिया, कितना जमा करना बाकी है। ठीक है, और आपके यहाँ पे साइन हो जाएगी या पेरेंट्स आपके साइन कर देंगे, तो उसको हम रिसीट बोलते हैं। और कैश मेमो बेसिकली जो आप कह रहे हो ना, कैश मेमो, कैश मेमो जो जब हम कोई एक ही दुकान से बार बार सामान खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं ना, मतलब कई सारे ट्रांजेक्शन करते रहते हैं बिजनेस में, तो हम उनसे कैश मेमो लेते हैं, क्योंकि आए दिन हम रोज बेचते खरीदते हैं। तो उसमें हम उनसे कैश मेमो ले लेते हैं कि भाई प्रूफ के लिए दे दो, क्योंकि हम इसको अटैच करके इसका अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन अगर आप रिसीट की बात करेंगे तो रिसीट जनरली बिजनेसमैन नहीं लेता, हम जैसे कस्टमर लेते हैं। बस यही एक फर्क है, खास बात ये कस्टमर को प्राप्त होता है और वो वहां पे परचेजर को प्राप्त होता है। तो जो परचेजर होता है जनरली वो आगे सामान को जो है बेचने के लिए ले रहा होगा या यूज करने के लिए, जैसा भी है। लेकिन कस्टमर जो है हमारे जैसा होता है। तो रिसीट हमेशा कस्टमर को प्राप्त होता है, और कैश मेमो जो है परचेजर को मिलता है, जो बिजनेसमैन भी हो सकता है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। और कुछ पूछना है किसी बच्चे को पेन स्लिप तक? नहीं। चलो अब हम चेक पे आ जाते हैं। देखो चेक बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, चेक आपको पता है यूज होता है। तो चेक जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो राइटिंग में होता है, ड्रॉन अपॉन द बैंक, बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। जनरली आप देखेंगे, आपने आपके पापा के पास या जो भी आपके पास चेक होता है, बैंक ने आपको वो चेक दिया होता है। तो जब भी हम किसी को चेक काट के देते हैं ना, तो ये बैंक की जिम्मेवारी है कि वो हमारे पैसे का पेमेंट करे। लेकिन हमारी भी कुछ ड्यूटियां बनती हैं कि हम जब भी चेक किसी को देते हैं, तो उसमें हम ये देख लें कि हमारे पास उतना पैसा है कि नहीं है। अब मान लो आपके बैंक अकाउंट में है 1.5 लाख रुपए और किसी को आप 5 लाख का चेक दे दो, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत किया है और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। ठीक है, तो चेक की खास बात यही होती है कि चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो राइटिंग में होता है और बैंक के ऊपर ड्रॉ किया गया होता है। मतलब अगर आप पे करोगे तो आपके बैंक की जिम्मेवारी है कि उस पैसे का पेमेंट बैंक आपके बिहाफ पे करे। ठीक है, और ये हमेशा पेबल इन डिमांड, डिमांड पे ही पेबल होता है। जैसे मैंने मान लो अपने दोस्त को चेक दे दिया 10,000, और मैंने बोला ये ले चेक, जब भी यूज करना हो कर लेना, तो जब वो जाके डिमांड करेगा बैंक में तभी उसको पैसा मिलेगा। अगर वो घर में चेक लेके रखेगा, तकिए के नीचे लगा के सो जाएगा, तो पैसे नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए इसको कहते हैं पेबल इन डिमांड, इसको डिमांड पे ही पे किया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है बेटा सबको? बोलो हाँ। अब देखो सर चेक में ना बहुत खास चीजें होती हैं कुछ, आप वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो देख रहे हैं ना आप, चेक नंबर देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, चेक नंबर 950020, और ये देख रहे हैं MICR कोड होता है, ये RBI अकाउंट नंबर होता है, और ये ट्रांजैक्शन कोड होता है। तो जो आपका चेक होता है ना बेटा, बहुत ही ज्यादा सेफ्टी से बनाया गया होता है। मतलब उसमें बहुत सारे कोड होते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लेटर्स देख रहे हैं, अजीबोगरीब से लेटर हैं कि नहीं है?
आपको नहीं लग रहा है अजीब सा पैटर्न से बना हुआ है? 9 इस तरह का तो नहीं होता है, देख रहे हैं आप ध्यान से? यस सर, यस सर। क्यों होता है बेटा, किसी को पता है इस तरह से क्यों बना रखा है? सिंपल भी तो लिख सकता था। एक्चुअल में जितने भी चेक बनाए जाते हैं ना, इसके अंदर ये जो देख रहे हैं ना कोड, ये जो नहीं, कंप्यूटर के फॉन्ट नहीं है बेटा, ये जानबूझ के अलग पैटर्न में है। अगर ये पैटर्न मैच नहीं हुआ तो आपका चेक माना जाएगा कि फ्रॉड था। तो आजकल आपको पता है कि कितने सारे लोग फ्रॉड करते हैं, तो अगर कोई घर पे ही अपना चेक बना ले, उससे बचाने के लिए एक अलग पैटर्न में बनता है, और ये वाला जो पैटर्न का जो नंबर है ना, सिर्फ आप ही के चेक पे रहेगा, दूसरे में कोई दूसरा पैटर्न होगा। तो इससे जो है, और उसको जब जब वो बनाया जाता है ना चेक, तो इस पैटर्न को फीड कर दिया जाता है कि इस अकाउंट होल्डर के नाम पे इस तरह का पैटर्न तैयार किया गया, तो वो पैटर्न सिर्फ उसी को मिलेगा। अगर कल को किसी और ने दूसरा बनाया तो उसको पैटर्न में गलती हो जाएगी, उससे पक्की बात है कि उससे गलती होगी। तो जैसे ही वो चेक लेके बैंक में जाएगा तो वो डिफॉल्ट उसमें आ जाएगा, ऑटोमेटिकली पकड़ा जाएगा। पहली गलती तो ये हो जाएगी उससे, भले ही चेक नंबर सेम क्यों ना हो, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न मैच करना चाहिए। एक मशीन होती है उनके पास, बैंक मैनेजर के पास, वो मशीन अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगी। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इंक यूज होती है ना बेटा, इसमें चेक में जो इंक यूज होती है, ये बहुत स्पेशल इंक यूज होती है। तो MICR जो कोड होता है ना, ये उस इंक को पकड़ लेगा। तो इसके लिए जो इंक इस्तेमाल होती है, ये इंक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ बैंक को बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट में मिलती है, और उतना उसको प्रूफ देना पड़ता है कि इतना मैंने यूज कर लिया है। ये अगर आप बाहर इस इंक को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो अगर एक बार को आप किसी का चेक लेके इस्तेमाल करके, ब्लैंक चेक, और वैसे ही एक हूबहू चेक बनाने की कोशिश भी करेंगे, तो वो वाली इंक से आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे जिस इंक से आपका चेक में प्रिंट किया गया है। वो इंक आपको मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हो, तो इस तरह से आप उस चेक को यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये बात समझे? सर जो प्राइवेट बैंक रहते हैं उसमें भी ऐसे ही कोड लिखे जाते हैं? हर एक चेक पे ऐसे ही कोड लिखे जाते हैं। आज अपने घर में पापा से मांग के चेक एक देखना, इसमें देखना बहुत अजीबोगरीब सा नंबर लिखा रहेगा, जैसे 6 लिखा है तो बड़ा स्टाइलिश रहेगा, और लेकिन ये इसका एक पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। अब ये पैटर्न ना, जब ये आपका चेक सारे खत्म हो जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आप जब नया चेक इशू कराएंगे तो बैंक चेक करेगा कि आपके सारे चेक यूज हो चुके हैं कि नहीं। तो उसके बाद क्या करेगा, उसको कैंसिल करके और वैसा पैटर्न किसी और कस्टमर को दे देगा। ठीक है, तो एक पैटर्न एक ही कस्टमर के लिए होता है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारे पैटर्न है। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न ना मशीन रिकॉर्ड करके रखती है कि फलाना कस्टमर का पैटर्न ये वाला है, और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब पे अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है वो। तो जब बैंक मैनेजर उस चेक को उस मशीन में डालता है ना, तो वो अपने आप डिटेक्ट कर लेती है कि ओरिजिनल वाला है या नकली बना के कोई लाया है। तो इससे क्या होता है, सेफ्टी बहुत अच्छी बनी रहती है। इज इट क्लियर? तो अगर आपका कोई चेक ले ले, नकली चेक बना ले, उस पर साइन कर दे, तो भी वो पकड़ा जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये वाली जो रुपए लिखे हुए ना 5000 के नीचे एक लाइन जा रही है ऐसे सीधी सीधी, दिखा? ये जो हमें ये डब्बा सा दिख रहा है, देखो ये मैं लेके जा रहा हूँ लाइन से, ये लाइन ना एक्चुअली लाइन नहीं है, ये आपका अकाउंट नंबर है। इस पे ना आपका अकाउंट नंबर छोटा छोटा बारीक सा लिखा रहता है। अभी तो आपको लाइन दिख रही होगी ये, लेकिन घर में अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, या किसी की आंख एकदम 6x6 है तो भी दिख जाएगा उसको, ध्यान से देखोगे तब। आज चेक करना, सर कहाँ पे? ये जो 5000 ये लिखा है ना रुपीज, और सीधी लाइन जा रही है, देख रही हो? यस सर। ये लाइन नहीं है बेटा, ये अकाउंट नंबर है। ये आपका अकाउंट नंबर छोटा छोटा लिखा रहता है, इतना छोटा लिखा रहता है कि देखने वाले को पता भी नहीं चलता है। अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस से या बहुत ध्यान से देखोगे ना, और आंख एकदम परफेक्ट है आपकी, तभी दिखेगा, नहीं तो मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल करना। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना अलग अलग, ये सब अपने आप में कोड है। जैसे चेक नंबर तो आपको पता ही है, ये चेक नंबर सिर्फ आप ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलता है, और ये नंबर कंटिन्यू होते रहते हैं। जैसे 20 है तो अगला चेक 21 होगा, फिर 22 होगा, फिर 23 होगा। ये MICR का कोड है जो मैं आपको समझा रहा था। ये RBI का अकाउंट नंबर है, ये RBI वालों के लिए अपने लिए होता है। और ये ट्रांजैक्शन कोड है कि आपको ये चेक कब इशू किया गया था, सारी डिटेल इसमें होती है। ये बैंक वाले करते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमें करना होता है। आगे बढ़ जाएं। यस सर।
ठीक है, अब ये देखिए डेबिट नोट है, दिस इज डेबिट नोट। अब ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर और अ सेलर ऑफ द गुड्स। इसको बायर भी बना सकता है या सेलर भी बना सकता है। अब ये कब बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द बायर रिटर्न परचेजेस गुड्स टू द सेलर। सिमिलरली अ सेलर ऑफ द गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट इफ ही फाइंड्स दैट गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट। अभी क्या है कि इसको बायर और सेलर दोनों बना सकते हैं, ठीक है। बायर इसको कब बनाएगा? जब उसने सामान खरीदा हुआ लौटा रहा है। तो जैसे मान लो बायर ने कोई सामान खरीदा और वो सामान उसे पसंद नहीं आया, तो जब वो सेलर को बनाएगा तो वो डेबिट नोट एक बना सकता है। इसी तरह से जो सेलर है वो भी डेबिट नोट बना सकता है अगर उसको ये पता लगता है कि जो उसने इनवॉइस यानी कि उधार बेचा था उसके सारे पैसे अभी नहीं मिले, तो वो डेबिट नोट बना सकता है। तो डेबिट नोट दोनों बना सकते हैं, सेलर भी और परचेजर भी। सेलर कब बनाता है? जब उसको लगता है कि जो उसका बकाया पैसा था यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट था वो सारा का सारा अभी नहीं मिला, तो दोबारा से वो डेबिट नोट बना के उस कस्टमर के ऊपर बना देगा कि भाई अभी तुम्हारे से इतना पैसा मिलना बाकी है। और इसी तरह से अगर मान लो परचेजर ने सामान लौटा दिया, जैसे कोई परचेजर ने सामान लौटाया, तो वो एक डेबिट नोट बनाएगा कि मैंने इतने का सामान आपको लौटा दिया है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो आपको बस एग्जाम में यही लिखना है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर or a seller of the goods, and it is prepared when the buyer return purchases goods, and similarly it can also be prepared by the seller when he finds that all the money has not received by him। जो भी उसका इनवॉइस बिल में था वो सारा पैसा अगर नहीं मिला है तो वो डेबिट नोट बना सकता है। आ गया समझ में क्लास? जो सेलर है वो बायर को चेक देता है और वो चेक आगे जाके बाउंस हो जाता है, तो जब तो उसने जो सेलर जो बायर था उसको डेबिट कर दिया होगा। एक मिनट, सेलर उसको चेक क्यों देगा? सेलर को तो पैसे लेने हैं ना, देने थोड़ी ना। सर बायर दे रहा है ना, इसमें बायर सेलर हाँ, को चेक दे रहा है अच्छा और ठीक है, हाँ वो चेक बाउंस हो बाई गया। चांस बाउंस हो गया। हाँ तो तो फिर ऐसे में सेलर जो है उसको डेबिट नोट दे देगा कि भाई तेरे सारे पैसे मुझे नहीं मिले। फिर से लिख के देगा कि ये जो 10,000 का आपने चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, और एक डेबिट नोट देगा कि आपके पैसे अभी भी मुझे नहीं मिले। क्योंकि जब उसने चेक दिया होगा तो उसने डेबिट नोट को कैंसिल कर दिया होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि पैसे नहीं मिले तो दोबारा से डेबिट नोट बना देगा। वैसे आपको मैं बताऊं, अगर एक चेक बाउंस हो जाता है ना तो चेक के पैसे देने ही पड़ते हैं। आप जो जिसने चेक दिया है उसके ऊपर पेनल्टी लगती है और उसको एक नोटिस जाता है, बैंक की तरफ से एक फोन भी जाता है कि आपका चेक बाउंस हो रहा है, और वार्निंग भी देते हैं वो लोग, ठीक है। और आपको सजा भी हो सकती है अगर आप चेक बाउंस कराओगे, और बैंक अगर देख रहा है कि ये जानबूझ के बाउंस कराया है तो पनिशेबल एक्ट है। पेनल्टी भी लग सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है, समझे? पेनल्टी ज्यादा कितने की लगती है जितना अमाउंट का बाउंस बैक हुआ? पेनल्टी अलग अलग बैंक के अपने अपने पेनल्टी के रेट्स हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है 3 महीने की, 3 महीने की सजा तो है। मैं देखूं एक बार, वैसे आपको अलग अलग मिलेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी? 6 months की है। अच्छा, वैसे ना अगर आप देखो, अगर आप पहली बार कराओगे ना तो कई बार बैंक कुछ पेनल्टी नहीं लगाता, खाली वार्निंग देके छोड़ देता है, ठीक है। और अलग अलग रूल हैं, देखो ये देखो, इम्प्रिजनमेंट 2 साल का हो सकता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये रहा, इम्प्रिजनमेंट 2 इयर्स का हो सकता है, या फिर आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है। और बैंक टू बैंक देखो ये लिख दिया यहाँ पे कि बैंक के हिसाब से अलग अलग चार्जेस, ठीक है। 50 रुपए से लेके 750 रुपए तक के चार्जेस हो सकते हैं। तो मैं वही कह रहा था, अलग अलग चार्जेस हैं, आप मतलब एक डेफिनेट अमाउंट तो नहीं बता सकते, ठीक है। इफ अ चेक बाउंसेस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, अगर मान लो पैसे की कमी है और आपने वो कर दिया, चेक दे दिया, तो आपको नियर अबाउट पेनल्टी दे सकते हो आप 300 रुपए तक। ज्यादातर बैंक 300 रुपए लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी साइन मिसमैच हो गई और इस तरह से, तो अलग अलग रूल्स हैं बेटा सबके, बहुत सारे रूल हैं, आप पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे काफी देर तक, ठीक है। 2 साल आजकल कौन सजा देता है, 3 महीने में छूट जाते हैं। 3 महीने आजकल सजा नहीं होती है, पैसे दे देगा ना आदमी, फिर 3 महीने के लिए जेल में जाके क्या करेगा, ठीक है। नहीं, यस सर। हाँ, तो ये आ गया बेटा समझ में डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट कौन बनाता है? सेलर भी बना सकता है, परचेजर भी बना सकता है। बायर। अगर हाँ, वही बायर।
तो बायर भी बना सकता है। बायर कब बनाता है? जब उसको सामान, परचेज किया हुआ सामान जब वो लौटाता है तो डेबिट नोट बना के दे देता है सेलर को कि भाई मैंने ये सामान तेरे को लौटा दिया है। इसी तरह से सेलर भी बना सकता है, अगर उसको लगता है कि वो पैसे जो उसको मिले थे वो फ्रॉड हो गए या कम मिले, तो डेबिट नोट बना सकता है बायर के ऊपर। इसी तरह से क्रेडिट नोट आता है, इट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। ठीक है, तो ये प्रूफ दिखाता है क्रेडिट नोट कि एक किसी व्यक्ति ने उधार खरीदा और उसको उधार दिया गया है। ठीक है, तो ये कस्टमर के इंडेप्टेडनेस को घटा देता है, मतलब रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये एक एविडेंस है कि जो क्रेडिट है ये उधार दिया गया है किसी देनदार को, यानी कि किसी बायर को उधार दिया गया है, और ऐसा इसमें जिक्र करके लिख दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप किसी को और कुछ पूछना है तो बताइए। सर ये क्रेडिट नोट कौन दोनों बना सकते हैं, बायर और परचेजर? क्रेडिट नोट जनरली सेलर ही बनाता है, जिसमें वो मतलब एविडेंस देता है कि भाई क्रेडिट दिया गया है डेटर को। और कुछ? ठीक है, तो हमने कितने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हमने? इनवॉइस, हाँ, इनवॉइस और बिल और क्रेडिट नोट दोनों एक जैसे ही होते हैं? नहीं नहीं बेटा, इनवॉइस बिल तो अलग है ना। इनवॉइस बिल में क्या होता है कि ये सेलर इस बात के लिए बनाता है कि सामान उधार खरीदा गया है। ठीक है, इसमें पार्टी वार्टी का पूरा नाम डिटेल में लिखा जाता है। ये इनवॉइस बिल है, वो बिल नहीं है, वो एक तरह से एक नोट है जो उसको भेजा जाता है उसके घर। देखो दोनों में फर्क है। इनवॉइस ना कस्टमर खुद लेके जाता है, जो जिसने खरीदा है वो खुद लेके जाता है, लेकिन डेबिट नोट भिजवाया जाता है उसके घर, उसके ऑफिस। इसमें जनरली क्या होता है, देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे मान लो आप बहुत सारा सामान खरीद रहे हो किसी एक दुकान से, ठीक है, तो आपने क्या किया, आज 10,000 का सामान उधार खरीद लिया, तो आप खुद तो जाओगे नहीं ना, आपका क्लाइंट गया होगा वहाँ। तो ऐसे में डेबिट नोट बना के उसके आपके पास भेज दिया जाएगा कि आपने आज इतने का सामान उधार खरीदा, तो उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। इज इट क्लियर ना? यस सर। अब यही फर्क होता है डेबिट नोट और क्रेडिट। और इनवॉइस जो होती है ना, उसमें पर्टिकुलरली इंडिविजुअल को ही दिया जाए, बस यही फर्क है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सर हाँ, सर अगर हमने वो सामान खरीदा और आधा पेमेंट कैश में किया और आधा क्रेडिट, तो फिर उसमें कैश मेमो में नीचे बैलेंस करके भी तो लिख सकते हैं कि इतना बैलेंस है अभी। किस में? ये जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा? यस सर। देखो इसमें जनरली कैश मेमो जो होता है ना, ये पूरा का पूरा कैश देने का होता है। अगर आपने आधा ही दिया है तो आपको इनवॉइस बिल मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपने पूरा तो दिया नहीं ना, कैश मेमो पूरा देने के बाद ही मिलता है। ठीक है, सुनाई दे रहा है बेटा? सर तो सर उसमें फिर यस सर। हाँ बोलो। इनवॉइस बिल में ऊपर लिखा होगा कि भाई इतना कैश दे दिया। हाँ बिल्कुल लिखा होगा, कितना उधार बचा है ये लिखा होगा। और अगर आप कस्टमर हो तो आपको रिसीट मिलेगा। रिसीट में भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बैलेंस, अगर बैलेंस है तो यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ ना कि इतना बैलेंस बाकी है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, लीव कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।